नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर राजमहल में अभी रॉयल मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ रॉयल मीटिंग में सभी ने अपने अपने बिजनेस प्रपोजल को अच्छी तरह से रखा और कवि नालिशा के यहाँ पर बिजनेस के तरीके को देखकर अब तो करण गुलेरिया को भी उसके लिए काफी प्राउड फील हो रहा था और साथ के साथ अनिका को भी। अगर करण का बस चलता तो वो अभी के अभी कवि नालिशा को सच में ही एकदम से ही गले लगा लेते। उनका बड़ा ही मन कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे क्योंकि वो एक रानी के पद पर थी, इसलिए उनका ऐसा करना अभी ठीक नहीं था। लेकिन एक तरफ जहां पर कुछ लोग रानी की प्रशंसा कर रहे थे तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे अब उनकी ये प्रशंसा सुनी नहीं जा रही थी। इसलिए वो अब यहाँ पर उन्हें आपस में ही कुछ बातें करने लग जाते हैं। लेकिन वहां पर बड़ी रानी का भाई वो तो सीधा ही अब कवि नालिशा के ऊपर उसके खून और खानदान के लाल छंद लगाने लग जाता है। उन्हें ऐसे करता हुआ देखकर अनिका और करण गुलेरिया दोनों को ही काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक एआई वॉइस आती है और ये होती है कि तो तुम क्या कह रहे थे, दोबारा से अपनी बात बताना। इससे सभी अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि किंग ही है। किंग की आवाज को सुनकर अब तक जितने भी लोग वहां पर कवि नालिशा के जन्म को लेकर और उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे वो सभी अब एकदम से ही पीछे हट गए थे। उन सभी के चेहरे ही अब जैसा लग रहा था जैसे उनके सिल गए हों, क्योंकि वो सभी लोग जानते थे कि अगर वो किंग की नजर में आ गए तो पता नहीं किंग उनका क्या ही हाल करेगा। लेकिन इधर बड़ी रानी के भाई यहाँ पर लगातार अभी भी कवि नालिशा को ही एम्बेरेसिंग फील करवा रहे थे और उनका ये हर साल का ही काम था, क्योंकि हर साल ही वो बस यही पैंतरा आजमाते थे कि कैसे भी करके उन्हें बस कवि नालिशा को नीचे दिखाना है ताकि वो परेशान होकर इस कवीन की गद्दी को छोड़ दे। वहां रोहित के पैलेस में बैठे हुए जॉन ने भी अब जब देखा कि उसकी वार्निंग देने के बाद भी ये इंसान शांत नहीं हो रहा है तो वो बार बार कवि नालिशा को ही उल्टा सीधी उसे एम्बेरसमेंट फील करा रहा है, तो यहाँ पर उसने बड़ी ही सख्ती से बड़ी रानी के भाई को कहा कि लगता है कि आप अपनी लास्ट टाइम की पनिशमेंट भूल गए हैं मिस्टर। किंग की बात जैसे ही अब बड़ी रानी के भाई के कानों में गई तो अब उन्होंने अपनी बात को अब एकदम से ही बदल देते हैं और अब वो अपनी बात को बदलते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस हमारी रानी साहिबा को ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके पीठ पीछे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने कह रहा हूँ। ये कहते हुए ही बड़ी रानी के भाई अब एकदम से ही पलटी मार जाते हैं। वो अब यहाँ पर साफ साफ मना कर देते हैं कि वो अपनी तरफ से ये ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं और ना ही वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी के भाई फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वैसे तो आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे और रानी साहिबा से माफी मांग लेता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी किसी भी बात से कोई भी दुख हुआ हो तो आई एम सो सॉरी। ये कहते हुए अब बड़ी रानी के भाई अब एक दिखावटी रूप में उनसे सॉरी तो मांग लेते हैं, लेकिन अपने मन में वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि मेरा ये वार खाली गया है। लेकिन अगर मेरा ये वार खाली गया है तो क्या हुआ, तुम सब अब तैयार रहो आने वाले फाउंडेशन डे के लिए, क्योंकि आज तक के लिए मेरे जितने भी वार खाली गए हैं उन सब की भरपाई मैं फाउंडेशन डे पर कर दूंगा। अब बड़ी रानी के भाई अब अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाते हैं। यहाँ करण गुलेरिया ने अब तक ये सोच लिया था कि वो यहाँ से बड़ी रानी के भाई को बिना सबक सिखाए नहीं जाएंगे। भले ही यहाँ पर बड़ी रानी के भाई अब चुपचाप बैठ गए थे, लेकिन करण गुलेरिया तब से ही उनके कहे हुए कटु शब्दों को सुन रहा था जो वो रानी साहिबा के लिए यूज कर रहे थे। हालांकि इतने सब लोगों के सामने करण गुलेरिया कुछ भी नहीं करना चाहते थे, नहीं तो उसके ऊपर लोगों को शक हो जाता। लेकिन उन्होंने अपना मन अब फाइनली बना लिया था कि वो ऐसे ही तो इस शख्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उन गुलेरिया परिवार की बेटी के ऊपर ऐसे कटु वचन कहे हैं।
करण गुलेरिया अभी अपना मन बनाए हुए थे, लेकिन अभी भी हैरानी में जरूर थे। वो इस बात से हैरान थे कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी आलिशा ने कुछ क्यों नहीं कहा। उन्होंने अपनी सफाई में अब तक एक वर्ड क्यों नहीं कहा, क्योंकि क्या उन्हें बुरा नहीं लग रहा जो उनके खून और खानदान के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई है। उसे यहाँ पर कविन आलिशा के लिए बुरा भी लग रहा था और हैरानी भी। कुछ देर तक ऐसे ही अब मीटिंग चलती रहती है। मीटिंग के अब पूरा होने के बाद अब कविन आलिशा सभी से कहती है, मेरे ख्याल से मीटिंग अभी पूरी हो गई है। आई थिंक हमने पूरे ही अच्छे तरीके से सभी ही एजेंडा को पूरा किया है और अब बारी है वोटिंग की। जैसे कि आप हर साल जानते हैं कि यहाँ पर वोटिंग होती है मेरे पद के लिए। क्या आप सभी को हमारे काम करने के तरीके से कोई प्रॉब्लम है? आप प्लीज उस चीज के लिए वोट करिए कि आप में से कितने लोगों को मेरे काम के करने से प्रॉब्लम है और कितने लोग मेरे फेवर में है। कविन आलिशा के इस सवाल पर तो अब कुछ लोग चाहते थे कि कविन आलिशा ऐसे ही यहाँ पर रानी की पदवी पर रहे, तो वहीं कुछ लोग जो अभी तक उनके खिलाफ बोल रहे थे वो अब उनके मुंह तो बंद हो गए थे, लेकिन मन ही मन वो अभी भी खिलाफ थे, क्योंकि ये वोटिंग बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल होती थी। इसमें किसी का भी ये नहीं पता चलता था कि आखिर किस आदमी ने किसने उसके फेवर में वोट किया है और किसने उसके अगेंस्ट किया है। इसलिए अब वो लोग यहाँ से अपनी भड़ास निकाल सकते थे वोटिंग के जरिए। अब यहाँ पर वो वोटिंग का खेल भी शुरू हो जाता है। वोटिंग के काम शुरू होने के बाद अब जब वोटिंग का रिजल्ट आया है तो वोटिंग के रिजल्ट यहाँ पर 51:49 था। 51% के लोग इस बात से अभी भी सहमत थे कि कविन आलिशा ही आगे उनकी कविन रहे, क्योंकि वो यहाँ पर उनके साम्राज्य को बड़े ही अच्छे से चला रही है। वो हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़ी बात को बड़े ही अच्छे तरीके से सुलझा रही है, बड़े अच्छे से फैसले ले रही है और उन्हें उनके साम्राज्य के लिए एक ऐसे ही कविन की जरूरत है। कविन आलिशा अब ये देखकर अपनी जगह पर खड़ी होती है और अब वो सभी को ही थैंक यू कहती है। अब कविन आलिशा उन्हें थैंक यू कहती है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अब इस साल भी मेरे ऊपर अपना विश्वास बनाए हुए रखा। मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि मैं हर साल ऐसे ही अच्छे तरीके से ही आप सब लोगों की भलाई के लिए काम करती रहूंगी। और अब कविन आलिशा अपने फैमिली मेंबर से ये प्रॉमिस करती है कि वो आगे इसी तरह से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब कविन आलिशा फिर से कहती है कि अब आप सभी लंच के लिए बाहर चलिए, क्योंकि लंच की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वहां पर फूड सेक्शन बनवा दिया गया है। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब सभी जोर शोर से अब कविन आलिशा की जयकार करने लगे थे, लेकिन जो लोग जिनका भी यहाँ पर 49% उनकी सहमति नहीं थी, वो लोग अब ऐसे हारते हुए देखकर अब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर सबके सामने अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो 2% उनके ज्यादा हो जाते तो वो अभी भी यही सोच रहे थे कि आज यहाँ पर कविन आलिशा इस पद से हटाई जा सकती थी। लेकिन ना चाहते हुए उन्हें भी अब उनके लिए क्लैपिंग करनी पड़ रही थी और वो सभी अभी कविन आलिशा को रानी बने रहने के लिए अब एक फेक स्माइल के साथ बेस्ट विशेस देने लगे। अपनी मम्मी के लिए ये सब सुनकर तो प्रिंसेस लतिका भी अब जोर शोर से तालियां बजाने लगी थी, क्योंकि इतने सारे लोगों को अपनी मम्मा के लिए क्लैपिंग करते हुए देखकर अब प्रिंसेस लतिका भी उन्हें ज्वाइन करती है। उसके चेहरे पर अब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपनी मम्मा के ऊपर आज सच में कितना ही प्राउड फील कर रही थी। प्रिंसेस लतिका को आज ये देखकर सच में ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब तक सभी एक एक करके अब वहां पर लंच करने के लिए बाहर निकलकर अब गार्डन में बने हुए उस फूड काउंटर के पास से जाने लगे। बड़ी रानी कविन आलिशा के पास अब आकर कहती है, क्या कविन आलिशा क्या आप ठीक हैं? क्योंकि यहाँ पर बड़ी रानी अच्छी तरह से जानती थी कि हर साल उन्हें लोगों की इन आलोचनाओं को फेस करना पड़ता था, जिससे उनका दिल हर साल टूट जाता था। इसलिए कविन आलिशा ठीक है या नहीं, बड़ी रानी अब उनसे पूछती है। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती हैं, हाँ माँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कोई कुछ भी चाहे कुछ भी कहे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। सच बात तो ये है कि चाहे लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन वो इस बात को नहीं बदल सकते कि आप ही हमारी माँ है और आप ही हमारी माँ रहेंगी। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और उसे यहाँ पर अब अपनी परवरिश पर भी बड़ा ही प्राउड फील होता है।
साथ के साथ उन्हें यहाँ पर अब अपने फैसले पर भी बड़ा ही प्राउड फील होता है, क्योंकि उसने सालों पहले जो कविन आलिशा को गोद लेने का जो फैसला लिया था वो उनका अब बिल्कुल ही पूरी तरह से सही था। यहाँ करण गुलेरिया अब कैलाश अधिकारी के पास ही खड़े थे अब, क्योंकि उन्हें अभी मौका मिला था। इसलिए अब करण गुलेरिया अब कैलाश अधिकारी के कानों के पास जाकर के स्लोली कहते हैं कि मैं बस थोड़ी ही देर में आता हूँ, तुम यहीं रहना। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया भी बड़ी रानी के भाई के पीछे पीछे जाने लगे, जहाँ पर बड़ी रानी के भाई जा रहे थे, क्योंकि आज करण गुलेरिया इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। अब तक सभी वहां पर उस फूड सेक्शन के पास आ गए थे। कुछ ही देर के बाद सभी अब अपनी अपनी प्लेट्स को लेकर अपने अपने ग्रुप में खड़े होकर अपना खाना एंजॉय करने लगे थे। रोहित अब साफ साफ अनिका की नजरों को ही देख पा रहा था, जिसमें उसे साफ साफ बड़ी रानी के भाई के लिए गुस्सा भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि बड़ी रानी के इतने गंदे शब्दों को सुनकर अब अनिका का खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। हालांकि उस समय पर अनिका ने रोहित के कहने पर खुद को शांत कर लिया था, लेकिन अभी भी उसकी आंखें वो गुस्सा उगल रही थी, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था। इसलिए अनिका की आंखों में इतना गुस्सा देखकर अब रोहित साफ समझ गया था कि आज शायद बड़ी रानी के भाई की शामत आई हुई है। अनिका की नजर सिर्फ यहाँ पर बड़ी रानी के भाई पर ही थी। भले ही रोहित ने अनिका को शांत रहने के लिए कहा था, लेकिन अनिका जानती थी कि जो आलिशा ने आज सुना है वो शायद बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर था, क्योंकि ऐसा ही कुछ सालों पहले रोहित की दादी माँ की पार्टी में भी अनिका ने भी यही सब सुना था, जब तक उसे उसके पिता के बारे में पता नहीं था। उस रात तो अनिका पर ये सब बातें अनिका ने भी सुना था, क्योंकि उसे भी उस समय तक अपने बच्चों के पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस रात तो अनिका पर भी इतनी ही उंगलियां उठ रही थी और हर उंगली का जवाब करण गुलेरिया ने उस समय हालांकि दे दिया था। आज अनिका भी अपने मन में ही सोच रही थी कि काश आज पापा भी यहाँ होते तो वो बड़ी रानी के भाई को अच्छा सबक सिखाते, क्योंकि अब तक अनिका इस बात से अनजान थी कि करण गुलेरिया सच में यहाँ पर नहीं है। वह अनिका अभी तक नहीं जानती थी। अब अनिका यही सोचते हैं कि अगर पापा यहाँ पर होते और जब उन्हें ये सब सुनने को मिलता कि उनके ही खानदान की बेटी के ऊपर क्या क्या उंगलियां उठाई जा रही है, तो शायद उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खुद मेरे सबक सिखाने से पहले ही वो इसे खुद ही सबक सिखा देते। लेकिन अनिका भी यहाँ पर कहाँ हार मानने वाली थी। अनिका ने अगर एक बार ठान लिया तो वो अपने उस काम को पूरी तरह से अंजाम देने वालों में से थी। अनिका ने अब ये सोच लिया था कि वो बिना सबक सिखाए तो भी यहाँ से नहीं जाने वाली है, जब तक वो बड़ी रानी के भाई को पूरी तरह से सबक नहीं सिखा लेती, क्योंकि अगर आज वो उन्हें सबक नहीं सिखाएगी तो पता नहीं आगे चलकर वो ऐसी कितनी ही बातें उनको बोलता रहेगा। अनिका अब अपना लंच लेते हुए अब यही सोच रही थी कि तभी अनिका की नज़र अब वहाँ पर खड़े कैलाश अधिकारी के आदमी पर जाती है, तो उसके दिमाग में अब एक आइडिया आता है। वहाँ पर कैलाश अधिकारी के उस आदमी को देखकर अब अनिका अच्छी तरह से पहचान लेती है कि हाँ वो इसके ऊपर अब ट्रस्ट कर सकती है। इसलिए अब अनिका रोहित से कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा, मैं बस अभी आई। ये कहते हुए ही अब अनिका भी कैलाश अधिकारी के उस आदमी के पास चली जाती है और अब वो वहां पर जाकर उसे कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्या? तुम कुछ भी करके बड़ी रानी के भाई को बेसमेंट में लेकर आ सकते हो क्या? हालांकि बड़ी रानी के भाई ने खुद यहाँ पर मास्क पहना हुआ था, लेकिन अनिका उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। अनिका अभी भी इस बात से अनजान थी कि वो जिसे ये सब कह रही थी वो उसके पापा ही थे, क्योंकि करण गुलेरिया भी यहाँ पर बस इसी फिराक में थे कि वो कैसे भी करके अब उसे शख्स को पूरी तरह से सबक सिखाने वाले हैं। लेकिन करण गुलेरिया के बारे में यहाँ पर अनिका कुछ भी नहीं जानती थी। जैसे ही करण इधर उसे बड़ी रानी के भाई को देखने के लिए आए, तभी अनिका उन्हें कैलाश अधिकारी का आदमी समझकर उससे ये सब कह दिया। इधर दूसरी तरफ रोहित ने भी जब अनिका को ऐसे जाते हुए देखा तो रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका ने एक बार अपना मन बना लिया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए अनिका कभी पीछे नहीं हट सकती, और जब तक अनिका अपने काम को अंजाम नहीं दे लेती तब तक तो उसकी आंखें भी ऐसे शांत नहीं रह सकती थी। इसलिए इस समय अब रोहित ने भी उसे रोकना सही नहीं समझा। इधर करण गुलेरिया ने भी मुस्कुराते हुए अब अनिका से धीरे से कहा कि वहाँ तो बहुत सारे कैमरे
कैमरा होंगे ना, तुम उसका क्या करोगी? अपने पापा की आवाज सुनकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। अब अनिका अपने पापा से कहती है, आप बस वापस उन्हें बेसमेंट में लेकर आ जाइए, वहाँ के सारे ही कैमरे को तो मैं संभाल लूंगी, मुझे किसी भी कैमरे की कोई भी फिक्र नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया उसे थम्स अप का इशारा देते हैं कि ठीक है। वो उन्हें वहां पर लेकर आता है और फिर वो बड़ी रानी के भाई की तरफ जाने लगते हैं। आज अनिका ने अपना मन बना लिया था कि वो पहले बड़ी रानी के भाई को सबक सिखाएगी और उसके बाद ही अनिका उनसे मिलने के लिए जाएगी, जिन्हें रोहित ने किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ था। अब तक करण गुलेरिया बड़ी रानी के भाई के पास से अब तक पहुंच गए थे, जो कि अभी अपनी प्लेट में खाना ले ही रहे थे। करण गुलेरिया ने अब उन्हें एक जोर से टक्कर मारी, जिससे कि सारा का सारा खाना ही अब उनके ऊपर गिर गया था, क्योंकि करण गुलेरिया ने ये सब जानबूझकर किया था, क्योंकि जब वो वहां पर अपने उन कपड़ों को चेंज करने के लिए जाएंगे तब शायद ये अपने काम को अंजाम दे सकते थे। करण गुलेरिया ने तो ये प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी, लेकिन अब उसे इसमें अनिका का भी साथ मिल गया था। करण गुलेरिया ने जैसे ही अब उन्हें टक्कर मारी तो करण गुलेरिया अब सामने से उन्हें सॉरी बोल देते हैं। तो यहाँ पर बड़ी रानी के भाई अभी गुस्से में अपने कपड़ों को ही साफ करते हुए कहते हैं, गजब बेवकूफ इंसान हो तुम। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी के भाई राजमहल के अंदर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। अभी उनको गुस्सा बहुत ही ज्यादा आया हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर अभी ज्यादा तमाशा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर सारे ही लोग रॉयल फैमिली से रिलेटेड थे, जो यहाँ पर उनके बिजनेस डील्स के लिए भी आए हुए थे। इसलिए बड़ी रानी के भाई यहाँ पर अब किसी को भी कोई भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो करण गुलेरिया को ज्यादा कुछ ना कहते हुए अब वो चेंज करने के लिए निकल गए। यहाँ करण गुलेरिया अब अनिका के पास जाकर कहते हैं कि प्लान तो उल्टा पड़ गया, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि मैंने तो सोचा था कि हम वो यहाँ से ही अब यहाँ साफ करेंगे और फिर हम उन्हें वहां पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो तो लगता है अपने कमरे की तरफ चले गए। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, चाहे जो भी हो जाए आज तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका भी राजमहल के अंदर ही जाने लगती है, तो उसके पीछे पीछे अब करण गुलेरिया भी उसके पीछे ही जाने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका और करण गुलेरिया दोनों का ही मकसद तो आज एक ही था, और उनका मकसद था कि आज बड़ी रानी के भाई को सबक सिखाना है। वो दोनों अब सभी की नजरों से छुपकर बिना कैमरे की नजर में आए वो दोनों अब बड़ी रानी के भाई के रूम के पास आ जाते हैं। तो तभी अनिका अब दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर में जब दरवाजा खुला तो अनिका ने तुरंत ही एक पंच अब बड़ी रानी के भाई के मुंह पर ही मार दिया, क्योंकि जैसे ही बड़ी रानी का भाई को अपने दरवाजे को नॉक होने की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से दरवाजे को खोलने के लिए आया। इससे पहले वो कुछ भी बोल पाता या जान पाता, उससे पहले ही अनिका ने एक जोर का पंच उसके मुंह पर जड़ दिया था, जिसे बड़ी रानी का भाई अब सीधे ही अपने रूम के अंदर गिर गया था, क्योंकि अनिका के इस पंच का वार इतनी तेज था कि उसका शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो एक ही पंच में वही अपने कमरे की तरफ अंदर जाकर फर्श में गिर गया। बड़ी रानी के भाई को ऐसे गिरते ही अब करण गुलेरिया और अनिका दोनों ही अब अपने रूम के अंदर आ गए थे। अब अनिका ने बड़ी रानी के भाई को लगातार अब उन्हें गिरे गिरे ही कई सारे पंच मार दिए, और वहीं करण गुलेरिया ने भी उन्हें मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों ही बाप बेटी ने यहाँ पर बड़ी रानी के भाई का बड़ा ही बुरा हाल किया था। अनिका ने अब बड़ी रानी के भाई के मुंह पर एक पंच मारते हुए लास्ट वार्निंग दी कि अगली बार अपना मुंह खोलने से पहले 100 बार जरूर सोचना। ये कहते हुए ही अनिका बड़ी रानी के भाई के रूम का दरवाजा खोल देती है और अब वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद अब करण गुलेरिया भी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया भी अब अपने मकसद को पूरा कर चुके थे। कुछ ही देर तक लंच को एंजॉय करने के बाद यहाँ पर सारे ही गेस्ट वहां से जाने लगते, तो वहीं राजीव गुलेरिया भी अपने फोन से बड़ी रानी के भाई को फोन लगा रहा था, क्योंकि राजीव गुलेरिया को ये तो पता था कि उनका वहां पर ड्रेस खराब हो गई थी, इसलिए वो अंदर चेंज करने के लिए गए हैं। लेकिन काफी समय हो गया था, अभी तक बड़ी रानी के भाई यहाँ पर बाहर नहीं आए थे और लंच अभी तक ओवर होने वाला था, इसलिए राजीव गुलेरिया यहाँ पर उन्हें कॉल लगा रहा था कि आखिर वो कहाँ पर रह गए हैं, जो कि उसका फोन अभी भी नहीं उठा रहा था, क्योंकि यहाँ पर बड़ी रानी के भाई का इतना बुरा हाल हो गया था कि वो अभी फोन भी नहीं उठा पा रहा था।
अनिका और रोहित दोनों ही अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अनिका जब उन्हें मारने के बाद जब अपने पास आई तब रोहित अब अनिका से कहता है, वैसे सच में ही अनिका तुमने उसकी सामत ला ही दी। इतना कहने के बाद अब अनिका के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। अब क्योंकि लंच ओवर हो गया था और मीटिंग भी ओवर हो चुकी थी, इसलिए अब रोहित और अनिका दोनों ही गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। और बढ़ते हुए अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आप रेखा मौसी के साथ घर जाइए, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, तुम अब्दुल को अपने साथ लेकर जाओ, तुम अकेली मत जाना। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, सिर्फ 3 घंटे, अगर मैं 3 घंटे में नहीं आई तो आप वहाँ पर आप आ जाना, पर आपने उसे किडनैप किया है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और हाँ पहले जैसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सच में वो लोग बहुत ही शातिर हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो रोहित को फिर से याद दिलाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा ध्यान रहे सिर्फ 3 घंटे, अगर मुझे 3 घंटे से 1 भी मिनट ज्यादा लग रहा है तो आपको तुरंत ही वहां पर पहुंचना होगा। और अब वो रोहित की गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वो अपनी गाड़ी को उस तरफ ले जाती है जहां पर उसे एक बार रोहित लेकर गया था। यहाँ रोहित और रेखा मौसी दोनों ही अभी पैलेस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अनिका के कहे अनुसार रोहित यहाँ पर रेखा मौसी के साथ निकल जाता है। यहाँ राजीव गुलेरिया बार बार अभी भी बड़ी रानी के भाई को ही फोन लगा रहा था, क्योंकि अब बार बार फोन लगाने के बाद जैसे ही बड़ी रानी के भाई फोन नहीं उठा रहे थे तो राजीव गुलेरिया को अब उनकी बड़ी ही चिंता हो रही थी कि आखिर वो ठीक तो होंगे ना, वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। जब वो फोन नहीं उठाया तो अब वो बड़ी रानी के भाई के कमरे की तरफ ही जाने की सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ कुछ हो गया है, मुझे एक बार उनके कमरे में ही जाकर चेक कर लेना चाहिए। यही सोचते हुए अब राजीव गुलेरिया बड़ी रानी के भाई के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां पहुंचने के बाद जब राजीव गुलेरिया ने अब उसके दरवाजे को नॉक किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कमरे का दरवाजा तो बंद ही नहीं था, दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। यहाँ पर बड़ी रानी के भाई के दरवाजे को खुला हुआ देखकर राजीव गुलेरिया अब एकदम से हैरान होते हैं कि ये ऐसा तो पहली बार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर राजमहल में सभी लोगों के दरवाजे हमेशा ही बंद रहते हैं उनकी प्राइवेसी को लेकर। इसलिए अब हड़बड़ाते हुए राजीव गुलेरिया जल्दी से कमरे के अंदर चला जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन जैसे ही अब राजीव गुलेरिया अंदर जाता है तो वो देखता है कि बड़ी रानी के भाई नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और वो वहां पर बेहोश पड़े हुए थे। वो बड़े ही जख्मी नजर आ रहे थे, उनके पूरे ही शरीर पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। उन्हें ऐसी इस हालत में देखकर तो अब राजीव गुलेरिया ने उन्हें होश में लाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन जब उन्हें होश में लाने की बहुत ही कोशिश की। अब राजीव गुलेरिया जल्दी से अब उनके टेबल के पास जाते हैं, वहां पर एक पानी के जग को देखकर वो जल्दी से अब उस जग को लेकर आते हैं और अब उसके फेस पर अब पानी के कुछ छींटे मारते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब उन्हें होश नहीं आया तो तब राजीव गुलेरिया ने अभी बड़ी रानी के भाई को बड़ी ही मुश्किल से खड़ा किया और उन्हें अपना सहारा देते हुए अब उन्हें मेडिकल फ्लोर की तरफ लेकर जाने लगे। क्योंकि राजीव गुलेरिया ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ पर ये रॉयल फैमिली है, इसलिए यहाँ पर एक अलग से फ्लोर से स्पेशल मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है, इसलिए वो वहाँ पर उन्हें मेडिकल फ्लोर पर लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचने के बाद अब वो डॉक्टर से कहने लगे कि डॉक्टर प्लीज जल्दी देखिए आखिर इन्हें हुआ क्या है। डॉक्टर इट्स इमरजेंसी। बड़ी रानी के भाई का ये हाल देखकर तो अब डॉक्टर भी एकदम से ही हैरान हो गए थे कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बीच में कोई कैसे कर सकता है। डॉक्टर ने भी अब राजीव गुलेरिया के से अब बड़ी रानी के भाई को लेकर अब उन्हें लेटा दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने वहां पर अपने हेल्पर की मदद से उन्हें वहां पर लेटा दिया और फिर उसके बाद ही अब उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां पर बड़ी रानी का पूरा शरीर लहूलुहान था। और उनकी ऐसी हालत देखकर अब डॉक्टर भी एकदम से घबरा गए थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और इनका इतना सारा खून बह चुका है तो इन्हें ट्रीटमेंट की जल्द से जल्द जरूरत है। इसलिए डॉक्टर ने भी बिना देरी किए अपना काम शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अनिका कुछ ही देर के सफर के बाद वो अब उसे बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है, जहां पर जाने के लिए उसने रोहित मारवा को पहले से ही बोला था। अनिका अब अपने फोन पर सर्च करने लगती है कि उसे ब्लैक कैट का आउटफिट खरीदना है, क्योंकि अनिका यहाँ पर ब्लैक कैट का आउटफिट ना तो पहन के आई थी और ना ही एक कैरी करके लाई थी। इसलिए वो आसपास एक मॉल ढूंढने लगती है, जहाँ पर जैसे ही वो अपने फोन पर ये सब ढूंढती है तो वो देखती है कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे
आगे ही एक मॉल है जहां से वो अब उस ब्लैक कैट के आउटफिट को खरीद सकती थी। अनिका अब जल्दी से उस मॉल की तरफ अपनी गाड़ी को बढ़ा देती है और फिर कुछ ही देर में वो उस मॉल में पहुंच जाती है। अनिका अब उस मॉल के अंदर जाने के बाद अब जल्दी से अपने एक ब्लैक कैट जैसी एक बिल्कुल ही ब्लैक आउटफिट और एक मास्क लेकर अब उसे ट्रायल रूम में जाकर अब उसे चेंज कर लेती है। कुछ ही देर के बाद जब अनिका ब्लैक कैट पूरी तरह से बनकर अब मॉल से अब आकर अब वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि अब अनिका पूरी तरह से ब्लैक कैट बनकर पूरी तरह से तैयार थी। अब वो वापस से अब उस बिल्डिंग की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेती है जहां पर उसका टारगेट था। अब कुछ ही देर के बाद वहां पहुंचने के बाद अब अनिका जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अनिका पहले से ही इस बिल्डिंग में आ चुकी थी, क्योंकि एक बार जब स्वाति मल्होत्रा, एनी और अनिका जब तीनों ही सेम आउटफिट पहनकर यहाँ पर आए थे उस औरत से मिलने के लिए, इसलिए अनिका अब वहीं पर ही उस औरत से ही दोबारा मिलने के लिए आई थी। अनिका अब तक उस बिल्डिंग की बेसमेंट में पहुंच चुकी थी जहां पर उस औरत को वहां पर एक कैद करके रखा हुआ था। अनिका अब सीधे ही बेसमेंट में बने उस रूम में चली जाती है। जैसे ही अनिका ने अब उस रूम के दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि वो औरत सामने ही बैठी हुई है और वो औरत वहां पर सामने बैठी हुई किसी गहरी सोच में लग रही थी। उसे देखकर अब अनिका ने उसे देखते ही कहती है कि लगता है आप किसी गहरी सोच में हैं। वैसे आप क्या सोच रही हैं, आप मुझे बता सकती हैं। जैसे ही ये सब आवाज अब सामने बैठी हुई अब उस औरत के कानों में गई तो अब उसने अब सामने की तरफ देखा और अब उसने देखा कि ये तो वही है जिसने उसे बुलाया था और वो आ गई है। सामने ब्लैक कैट को देखकर अब औरत कहती है, आओ मेरे पास आकर बैठो। कितना लंबा वक्त लगा दिया तुमने मुझसे दोबारा मिलने के लिए। मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आखिर तुम दोबारा मुझसे कब मिलने के लिए आओगी। उस औरत की ये बात सुनकर अब अनिका उसके पास रखी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अब अनिका भी जान गई थी कि इसे टॉर्चर करके तो कुछ भी नहीं निकलवाया जा सकता, क्योंकि अनिका ने लास्ट टाइम उसके ब्लड से जो सैंपल लिया था उस ब्लड के सैंपल को अच्छे से टेस्ट करने के बाद अब अनिका को इस बात का पता चल चुका था कि इसके ऊपर चाहे हम कितना भी टॉर्चर करें इससे वो पेन होगा ही नहीं, क्योंकि इसके ब्लड में सच में कुछ ड्रग को इंजेक्ट किया गया है। इसलिए अब अनिका को अपने दूसरे तरीके से ही उससे सारी ही बातों को निकलवाना था। इसलिए अनिका अपने मन में सोचती है कि इसे टॉर्चर से ना सही लेकिन क्यों ना मैं इसकी दुखती किसी नस पर वार करूं। अगर मैं इसकी बातों बातों में किसी दुखती नस पर वार करूंगी तो हो सकता है ये मुझे सारे ही जवाब मुझे दे दे, शायद ये अपना मुंह खोल दे। अनिका ने अब उस औरत के पास बैठकर उससे कहा, आज मैं राजमहल गई थी, आज रॉयल फैमिली मीटिंग थी, क्या तुम जानती हो? क्या बताऊं मैं आपको, कविन आलिशा ने कितनी अच्छी तरह से इस मीटिंग को संभाला है। सी इज परफेक्ट फॉर कविन। रियली मैं तो उससे सच में बहुत ही इम्प्रेस हो गई। अपने सामने बैठी हुई ब्लैक कैट की ये बात सुनकर तो अब वो औरत एकदम गुस्से से ही तिल मिलाती हुई कहती है, अरे वो भी कोई रानी है क्या? उसमें रानी वाली कोई भी बात नहीं है। वो रानी बनना सच बताऊं तो डिजर्व ही नहीं करती है, क्योंकि अनिका ने उस औरत के सामने सीधे ही जाकर कविन आलिशा के बारे में उल्टा सीधा बोलना, कविन आलिशा की यहाँ पर प्रशंसा करना शुरू कर दिया था। जो औरत उसकी प्रशंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो औरत कविन आलिशा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए कहती है कि उसे तो कविन पता नहीं कैसे बना दिया, वो लक बाई चांस वो कविन बन गई है, लेकिन वो उस कविन के पद को डिजर्व ही नहीं करती है। और ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी है तुमने उसमें जो तुम उसकी इतनी तारीफ किए जा रही हो, और वो भी मेरे सामने? क्योंकि उसके बारे में जो जानना है वो तो मैं जानती हूँ। रानी बनना सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ, ना कि वो। मेरे में सारी ही वो क्वालिटीज है जो एक रानी बनने के लिए होती हैं। अरे वो सिर्फ बिजनेस है, वो सिर्फ एक बिजनेस ही करना जानती है ना तो और उसे ना तो उसने किंग का प्रोटेक्शन, उसे बस उसने किंग का प्रोटेक्शन है, इसीलिए ही वो अब तक रानी बनी हुई है। और उस किंग के प्रोटेक्शन की वजह से ही वो अब तक उन बिजनेस को अच्छे से संभाल पा रही है। अगर उसे किंग का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा होता तो अब तक ना तो वो यहाँ पर क्वीन बनी हुई होती, ना वो बिजनेस को अच्छे से संभाल पा रही होती, और ना ही साम्राज्य को। उस औरत की ये बात सुनकर अब अनिका को अंदाजा हो गया था कि आलिशा एक अच्छी फाइटर भी है। ये बात शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। अनिका अब ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब फिर से एक आवाज आती है
क्या तुम स्वाति मल्होत्रा की बेटी को जानती हो? अब सामने से उस औरत ने सीधे ही अब अनिका के ही बारे में पूछ लिया था। अब वो औरत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम उसे मेरे लिए यहाँ लेकर आ सकती हो क्या? वो क्या है ना कि मुझे उसकी माँ के बारे में उसे कुछ बताना है। कितनी अच्छी थी वो, लेकिन उसे जल्लाद ने उसे मार दिया। देखो, अगर तुम मुझे उससे मिलवा दो या फिर तुम खुद ही मेरे साथ हाथ मिला लो, देखो मैं तुमसे उस नए किंग से ज्यादा पैसे दूंगी। ये औरत यहाँ पे सच में ही इतनी चालाक थी कि वो यहाँ पर ब्लैक कैट को ही खरीदने की बात कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर अब ब्लैक कैट को एकदम से ही बेवकूफ समझती है। क्योंकि अनिका जैसे ही अब अपने ख्यालों में गई तो अब उसने इस बात का फायदा उठाते हुए अब उसने कभी नालिशा के टॉपिक को छोड़कर अब वो सीधे ही अब अनिका के टॉपिक पर आ जाती है कि मुझे स्वाति मल्होत्रा की बेटी से मिलना है। अब वो यहाँ पर अनिका को सीधे ही पैसों का लालच देती है कि जितना तुम्हें वो किंग पैसे दे रहा है मैं उससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे दूंगी, इसलिए तुम मेरे लिए काम करो। चलो बताओ आखिर कितना पैसा देता है वो तुम्हें? आखिर उस किंग ने तुम्हें कितने पैसों में खरीदा हुआ है? जितने पैसों में तुम्हें किंग ने खरीदा है मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा 10 गुना पैसे दूंगी। ये कैद औरत यहाँ पर अब अनिका को कन्विंस करने की और उसे खरीदने की कोशिश करती है।